Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. जी, आकाश चौहान जी का प्रश्न है, क्या प्राचीन भारत में धर्म, शिक्षा एवं भाषा के कोई स्वप्रवाहित दार्शनिक मानक स्थापित थे या फिर यह पूर्णतः राजतंत्र की सुविधा एवं परिभाषा के अधीन थे? कभी भी जो है भारतीय जो जितने भी धर्म दर्शन शास्त्र रहे हैं वो किसी राजतंत्र के सुविधा या उनके अधीन कभी नहीं रहे। वस्तुतः हाँ, इतना था कि कुछ लोगों ने बहुत त्याग किया, विशेष रूप से जिन्हें एक विशेष वर्ग मनु के ही, क्योंकि जो ब्राह्मणों को ब्रह्मा का मुख कहा गया है, उसके बाद क्षत्रियों को बाहु की तरह, सभी भारतीयों का मूल पुरुष तो एक ही रहे हैं। तो हमारे जो जेनेटिक स्टडीज भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का खून कैसा है और दूसरे जाति का कुछ है, वो ऐसा नहीं। चतुर्वर्ण की व्यवस्था हर एक व्यक्ति की क्षमता और रुचि के आधार पर वो उनके क्या क्या प्रोफेशन हो सकता है, और धीरे धीरे प्रोफेशन को जन्मतः किया गया, वो इसलिए किया गया कि स्किल मैनेजमेंट के लिए जो पिता कर रहा है वही पुत्र करे, ताकि वो स्किल्स जो है ट्रांसफर होते रहे। स्किल मैनेजमेंट की वजह से ही हम विश्व को 50% से ज्यादा जीडीपी का योगदान करते रहे प्राचीन भारत में। 17th सेंचुरी तक हम 22-23% तक हम क्यों करते रहे? क्योंकि स्किल मैनेजमेंट हमने बाय बर्थ कर रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाय बर्थ जो स्किल मैनेजमेंट वाली व्यवस्था जातियों में परिणत हो गई। फिर हमेशा होता है कहीं पर भी, किसी भी देश में भी, एक किसी का प्रोफेशन को ज्यादा सम्मान मिलता है, किसी के प्रोफेशन को कम मिलता है, तो वो हायरार्की बन जाती है। तो कहीं भी जाइए, ये मानव का स्वभाव है कि एक तरह की हायरार्की बन जाती है, तो उसके लिए सोशल रिफॉर्म्स पैदा होते हैं। तो हर एक, लेकिन भारतीय समाज को ही हमेशा ये दोष दिया जाता है कि यहाँ पर हायरार्की है, ये आप लोग शोषण कर रहे हो। ये पूरे विश्व में ऐसा कौन सा समाज है जिसके अंदर कुछ इविल्स नहीं आए? तो हमेशा इविल्स भी आते रहे, सोशल रिफॉर्म। लेकिन एक समानता, एक तरह का यूटोपियन सोसाइटी है, ये हायरार्की रहेगी। इतना है, कोई किसी का शोषण ना कर सके, उस तरह की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। हायरार्की हर जगह हो। और दूसरा, जितने भी भारतीय विद्याएं हैं उनका एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ये विकसित हुए। हमारे दर्शन शास्त्र हो, एस्ट्रोनॉमी हो, सब कुछ उन्होंने मानक स्थापित किया। किसी राजतंत्र ने कभी भी कोई मानक स्थापित नहीं किया। उन्होंने केवल पैटर्न की तरह उनको क्या, क्योंकि वो अगर वृत्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए अगर वो पैसे कमाने लगेंगे तो फिर विद्या का अभ्यास कैसे कर सकता है? तो राजा क्या करते थे, उनके लिए दूसरी व्यवस्थाएं कर देते ताकि वो मुक्त रूप से जो है विद्या अध्ययन, विद्या अभ्यास कर सके। उस वजह से जो है हम उन्नत मानक स्थापित। जी, अच्छा प्रश्न था। वैसे हमारे यहाँ हमने एक व्यवस्था कर रखी है दिसंबर के महीने में कि हम 3-4 प्रश्न शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो भी प्रश्न आते हैं, और फिर जो भी हमारे गेस्ट हैं वो उसमें से सर्वोत्तम प्रश्न का चुनाव करेंगे, और जिसका भी प्रश्न सर्वोत्तम होगा उसको हम कुछ पुस्तकें उपहार में देते हैं। तो ये आकाश चौहान जी वाला प्रश्न मैं शॉर्ट लिस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा प्रश्न था। गिरीश बिल्लौर जी पूछ रहे हैं, मेरी मान्यता है कि यदि खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी न जलाता तो राम और कृष्ण के काल की पुष्टि आसान थी। क्या आप सहमत हैं? अच्छा, नहीं, ये बख्तियार खिलजी ने जितनी क्रूरता और जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत किया गया, उसके बाद बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, जो केवल यही नहीं, विक्रमशिला और दूसरे यूनिवर्सिटी से जो उनका जाना हुआ, विशेष रूप से जो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर हमारे लिए एक तरीके से विद्या का बहुत, एक तरीके से कहना चाहिए हमारा गोमुख था भारतीय विद्याओं का, उसका भी उस समय बहुत कुछ सर्वनाश हुआ है। लेकिन भगवान राम और कृष्ण के जो समय की जो स्थापित करने का है, वो अभी जो रामायण महाभारत और बहुत सारे जो साहित्य उपलब्ध है उसके आधार पर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा जो साहित्य है वो नष्ट हुआ है, जो अमूल्य था, कि बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि अभी जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो भारत में सब जगह है, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रंथ थे जो आज उपलब्ध नहीं होते हैं। तो वो जो नष्ट हुए हैं ना, जो एक तरीके से एक हमारे जो बहुत से हीरे वहां पर नष्ट हो चुके हैं, जिनका जो बचते तो शायद भारत का कुछ और परिस्थिति। लेकिन समय निर्धारण जो है श्री राम और कृष्ण की, वो हम आधुनिक जितने भी अवेलेबल उनके आधार पर कर सकते हैं।
अगले प्रश्न पे ले लेते हैं। आई डोंट नो ट्रू हिस्ट्री ऑफ एनी टाइम पीरियड, काइंडली सजेस्ट बुक्स बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हिंदू बुक्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय लेफ्ट। It's very difficult to say because there are too many books are available, but don't just think that I just prescribe and if you read it you will get the truth. ऐसा नहीं है। So I You think the first have thing to, that you आपको need to research do is to करना read. पड़ेगा। First thing to do is to read Vedveer Aryaji's book, and that is available on Amazon. आप Amazon पे हाँ जाइए, The if Chronology you of are India. interested in chronology, if you want just a narrative, then you have to go for chronology is the basics, because without chronology you cannot understand the history in the right perspective. ये जो आपका ये शक और शकांत वाला ये पुस्तक कौन सी है? ये ना अभी मैंने उसको रीराइट करके द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम महाभारत टू मीडिएवल एरा, उसको 2 वॉल्यूम्स में मैंने लिखा, क्योंकि उसके अंदर मैंने न केवल भारत का हर एक स्टेट का दिया। तमिलनाडु का क्रोनोलॉजी कैसे होना चाहिए, कर्नाटका का कैसे, आंध्रास का कैसे, कलिंगा, फिर बंगाल, Amazon पे जम्मू तो आपकी कश्मीर। सिर्फ Amazon नहीं नहीं पे तो नहीं आपकी सिर्फ मनु टू महाभारत उपलब्ध है। नहीं 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 नहीं, चारों हैं। एक 2 वॉल्यूम्स में है फ्रॉम महाभारत टू मीडिएवल एरा। उसके बाद जो तीसरा बुक है द ओरिजिन ऑफ द क्रिश्चियन एरा, ये क्योंकि वर्ल्ड क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के निर्वाण की तिथि से पूरे वर्ल्ड क्रोनोलॉजी अफेक्ट होता है, तो पूरे वर्ल्ड क्रोनोलॉजी को कैसे हमें ठीक करना है उसका मैंने द ओरिजिन ऑफ द क्रिश्चियन एरा फैक्ट और फिक्शन, मैंने फर्स्ट एडी को टारगेट किया कि वो एक तरीके से कोई इपोक है ही नहीं जिसको हम पूरे वर्ल्ड क्रोनोलॉजी का शीट एंकर मान रहे हैं कि उस इट डज नॉट डिजर्व टू बी शीट एंकर। तो वो शीट एंकर नहीं हो सकता। नए शीट एंकर्स को हमको स्थापित करना है वेस्टर्न क्रोनोलॉजी के लिए। जीसस बर्थ कैन बी एक सपोर्टिव एविडेंस हो सकता है, लेकिन वो शीट एंकर नहीं बन सकता। आज जो गलती जो वर्ल्ड हिस्टोरियन से यही हुई कि फर्स्ट एडी को शीट एंकर मान के पूरे वर्ल्ड क्रोनोलॉजी को रिकॉन्साइल करने की वजह से सारे पारंपरिक क्रोनोलॉजी, चाइना के पारंपरिक क्रोनोलॉजी गलत है, फिर आप जाएंगे इवन ग्रीस की भी पारंपरिक क्रोनोलॉजी। हाँ ये है महाभारत टू मीडिएवल एरा, ये है ओरिजिन ऑफ द क्रिश्चियन एरा फैक्ट और फिक्शन। ये ओल्ड बुक है, ये पुराना किताब है, इसको रीराइट कर दिया गया, तो इसको लेने की जगह इसका पीडीएफ वैसे अवेलेबल है, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एकेडमिया से, academia.edu में। ये है आपकी ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो आज हम जिसका चर्चा कर रहे हैं उसमें। हाँ ये है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये महाभारत से लेके मीडिएवल। हाँ तो ये आप देख लें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एकलव्य सिंह सर, एक गंभीर समस्या है भी कि विद्यालयों में जो अध्यापक हैं वो खुद गलत इतिहास पढ़कर बड़े हुए हैं, उसी को सही मानकर पढ़ा रहे हैं, आपके नहीं, एक ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, इनका ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। जितने भी इतिहासकार हैं वो केवल इतिहास जो किताबों में लिखा वो पढ़ा है उन्होंने कभी स्वयं किसी इतिहास का ना तो उन्होंने अनुसंधान किया है, ना उसकी कोई परीक्षा करके समझना। जो लिखा गया है, जो टेक्स्ट बुक्स में दिया कि वही आपको पढ़ा रहे। तो टेक्स्ट बुक्स किसने लेगा? कॉलोनियल एरा में जिन्होंने लिखा वही आप पढ़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं कहता हूं कि वो पढ़े भी नहीं है, केवल बहुत सारे बिना पढ़े ही लेखक बन जाते हैं इतिहासकार, जैसे रोमिला था, पर उन्होंने कभी प्राचीन इतिहास को, मूल ग्रंथों को तो कभी नहीं पढ़ा, तो वो अपठित लेखक हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जो अपठित लेखक हैं, और कुछ अपठित अध्यापक भी हैं। उन्होंने इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं है मगर पढ़ा रहे इतिहास, क्योंकि उनको किसी ने अपॉइंट किया है इतिहासकार के रूप में। तो इतिहासकार को कालक्रम का ज्ञान ना हो तो वो इतिहासकार नहीं हो सकता। तो समस्या वहीं पर है। बिल्कुल सबसे बात है। ठाकुर रोहित जयराज सिंह, व्हेन वाज आदि शंकराचार्य बॉर्न, 800 AD और 2500 BC? इसके अलावा कोई तीसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या? ये तो कोई तीसरी चॉइस ही नहीं दे रहे। नहीं, ये मैंने आपको बताया अभी कि बुद्ध निर्वाण की तिथि में 1380 वर्षों का अंतर है। वो 1864 BC में बुद्ध का निर्वाण हुआ है, उसको 483 BC में लेके आए। तो जब 483 BC में लेके आए तो आदि शंकराचार्य और बुद्ध के बीच में लगभग 1300 वर्षों का अंतर है। तो फिर आपको 800 AD में ही लाना पड़ता आदि शंकराचार्य को। वस्तुतः परंपरा कहती है 6th सेंचुरी BC में हुए हैं। एग्जैक्ट डेट जो मैंने फिक्स किया उसके आधार पर उनका समय आता है 568 BC में उनका जन्म होता है, 537 BC में उनका मोक्ष प्राप्ति का समय आता है। वो लगभग 32-33 वर्ष का एज आई थी।
और उनका समय बहुत अच्छी तरह दिया गया है, हमारे ग्रंथों में समय दिया गया है कि युधिष्ठिर के समय से लेके कितने वर्ष उनके समाप्त हो गए, उनके जन्म के। तो कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है। संदेह बस इसलिए है क्योंकि आप कहते हैं कि संस्कृत में लिखा हुआ जो है वो संदेहास्पद है। अगर वो अंग्रेजी में लिख देते हैं तो शायद उनको लगता है कि ये प्रमाणिक है। उस समय अंग्रेजी नहीं थी भारत में, क्या करें। अगला प्रश्न है, please give brief history of rich Indian Navy, which was very required for migration of Tamil kings towards Cambodia and built Angkor Wat temple by Suryavarman. वैसे तो ये strictly speaking ये हमारा आज का विषय है नहीं, यदि आप इस पे कुछ कहना चाहें, नहीं तो हम इसको पास ओवर कर देंगे। नहीं, अगर नेवी का देखा जाए तो भारतीय, अगर आप एक सरस्वती यंत्र सर्वस्व सरस्वती कंठाभरण उसमें देखेंगे, एक एक शिप, जो शिप का लगभग 80 मीटर तक, 78 टू 80 मीटर तक के बड़े शिप्स बनते थे भारत में। आप ये सब छोड़ दीजिए, केवल फाहियान ने जो लिखा है कि वो जैसे ताम्रलिप्ति से लेके कैसे श्रीलंका पहुंचे, फिर श्रीलंका से कैसे वो इंडोनेशिया से, फिर वहां से साउथ चाइना होते हुए वहां पहुंचते हैं, तो वो जिस शिप की बात कर रहे हैं उसमें कम से कम 1000 लोग बैठ सकते थे, वो खुद फाहियान लिख रहे हैं। तो उस तरह के बड़े बड़े नाव भारत बनाता था। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने देखा कि भारत में जो है बिना किसी ड्राई डॉकिंग के एक एक शिप 50-60 वर्ष तक, एक रिकॉर्ड है कि एक शिप जो है बिना ड्राई डॉकिंग के लगभग 82 ईयर्स तक काम आया था। और उस शिप बनाने के लिए लकड़ी का भी किस तरीके से क्यूरिंग करना है, किस तरीके से लाइट वेट वुड को चयन करना है, ये बहुत उन्नत थी। समस्या है कि ये जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने हमारी बहुत सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने तहस नहस किया, कॉटन इंडस्ट्रीज खत्म कर दिया, हमारे सारे इंडस्ट्रीज को समाप्त किया। तो जो पॉवर्टी है वो अंग्रेजों की देन है। भारत कभी पुअर देश नहीं था, भारत विश्व को समृद्धि देने वाला देश रहा है। ये तो अंग्रेजों ने हमें, ये पॉवर्टी अंग्रेजों की देन है। तो शायद उसके अभी भी कॉलोनियल एरा का हैंगओवर चल रहा, शायद हम आगे बढ़ेंगे। तो उत्कर्ष तिवारी जी पूछ रहे हैं, व्हाट स्टॉप्स GOI मिनिस्ट्री टू रिसर्च योर क्रोनोलॉजी? ये मिनिस्ट्रीज कभी रिसर्च नहीं करते हैं। मिनिस्ट्रीज का काम होता है कि जो पिछला फाइल देखना है फिर आगे का नोट लिखना है। तो गवर्नमेंट ऐसे ही चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम कोई रिस्क लेना नहीं होता, क्योंकि अगले 5 साल में फिर दोबारा चुनाव लड़ना होता है। तो इसलिए कोई रिस्क लेने की उनके पास कोई क्षमता नहीं होती है। उनको लगता है कि हमारा छवि किस तरह से होता है, किसी ने सैफ्रोनाइजेशन बोला तो सडनली उनको डर लग जाता है कि कल से मेरे वोट छीन सकते हैं, इसलिए फिर कोई चेंज नहीं करना चाहते। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे एक शिक्षा मंत्री, मैंने एक भी लाइन चेंज नहीं कराई। अरे इसका क्या मतलब, ये कोई उपलब्धि है आपने एक लाइन भी नहीं चेंज कराना? हाँ, पहले बोले सत्य पढ़ाया जा रहा है तो असत्य पढ़ाया जा रहा था, असत्य भी आप नहीं परिवर्तन कर सकते, तो फिर आपके पास कौन सी मिनिस्ट्री, आप किस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? वैसे तो मैं और इसमें आपको और ऐड कर सकता हूँ, 35 साल मैंने ब्यूरोक्रेसी में गुजारे हैं, हमारा काम सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करना होता है। जरा सा भी इधर उधर किया नहीं कि सरकारें जो है वो बिल्कुल अपने आप को अस्थिर महसूस करने लगती हैं, और जो भी वही सफल अधिकारी वही है, बिना उत्तरदायित्व के क्रेडिट ले सके। वो मुसीबत में आ जाता है। दिनेश रत्नू, फाहियान और ह्वेनसांग का समय बताइए। हाँ, ये जो, क्योंकि ह्वेनसांग और फाहियान ये चाइनीज यात्री रहे, तो मैं जो ये जो 660 वर्षों की जो मैंने जो एक गलती बताई शकाइरा वाला, अगर आप चाइनीज हिस्ट्री जाएंगे, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया ना, ये अगर मैं केवल इतना दूं कि उनका समय भी बदलेगा तो ये बदलेगा, लेकिन फिर आप समझ नहीं पाएंगे इनका, तो फिर चाइना के इतिहास का क्या होगा। चाइनीज हिस्ट्री में आप अगर युवानशी एक किताब है इनका ना, युवान एक डायनेस्टी है, शी मतलब हिस्ट्री है चाइनीज लैंग्वेज में, उनके पास हानशी, होहानशी, टांगशी, ये युवानशी, ये युवानशी जो है मंगोलियन हिस्ट्री है। तो चाइनीज के जो मंगोलियन हिस्ट्री में उसके अंदर लिखा हुआ कि 45 मंगोलियन किंग्स ने शासन किया था, उनका शासन का काल मोर देन 700 इयर्स रहा है, लेकिन उसको इन्होंने कहा कि ये फोर्जरी है। अब बता दीजिए, चाइनीज जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी में सारे ग्रंथ बहुत सही है, सब में बहुत ही कालक्रम का बहुत सटीक रूप से सारा इतिहास है, केवल युवानशी गलत है। तो उनके कालक्रम भी पीछे जाएगा एक तरीके से। ह्वेनसांग का समय आता है लगभग 30 BC से लेके 15 BC के बीच में।
फाहियान चले जाते हैं, 3rd सेंचुरी बीसी के है, उनका समय आता है। तो ये चाइनीज इतिहास अगर मेरे जो द ओरिजिन ऑफ द क्रिश्चियन एरा में एक पूरा चैप्टर है चाइनीज हिस्ट्री पर, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस है। जो येलो एम्परर है, येलो एम्परर के जो ग्रैंडसन थे, ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ युधिष्ठिर ऑफ महाभारत एरा, और महाभारत में लिखा हुआ कि चैन से भी उनको जो है उपहार मिले थे, ट्रिब्यूट मिला था युधिष्ठिर को उस समय। तो विकास वहां से विवेक सरस्वती जी मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुजी, जब आपने आईएएस का एग्जाम दिया था तब कौन सा इतिहास था आता था, और आज इन अभिलेखों को कब सामने लाकर इतिहासकारों को गलत साबित किया जाएगा? मेरी आने वाली पीढ़ी सही इतिहास पढ़ेगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा इतिहास और राजनीति शास्त्र लेकर ही मैंने एग्जाम दिया था, यद्यपि मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि मेरे पास जो सारा का सारा इतिहास का बैगेज था वो नहीं था। तो इसलिए मैं जो है वो काफी स्पष्ट रूप से लिख सका, और संभवतः उसी कारण में लोग कई बार कहते हैं कि ये जो साइंस साइड वाले हैं ये आर्ट में भी जाके स्कोर कर लेते हैं। उसका एक कारण है, मैं बताता हूँ आपको कि साइंस साइड वाले भी यूपीएससी में आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के विषय लेके अच्छा स्कोर करते हैं। उसका कारण यह है कि वो जो बैगेज है उनका, जो एक तरह से वो लेफ्ट वाले जो है वो पकड़ के है और उनको एक उनको एक अंधा जैसा बना देते हैं, उससे वो मुक्त रहते हैं। तो चूंकि वो उससे मुक्त रहते हैं तो वो काफी स्पष्ट रूप से अपनी बात लिख पाते हैं, और स्पष्ट रूप से बात लिखने के यूपीएससी में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ये एक कारण है। शिव, विष्णु व शक्ति के अलावा अन्य को ईश्वर मानकर पूजन कब शुरू हुआ होगा? नहीं, ये कोई आप वैसे मत लीजिए। शिव विष्णु भी थे, धीरे धीरे आपके, मैंने ये कहा ना, भारतीय जो समाज में इतिहास के जो महान पुरुष रहे उसी में ही भगवान का दर्शन करने की एक जो परंपरा रही है। इसलिए इतिहास के जो महान व्यक्तित्व थे वो हमारे लिए एक तरीके से, उनके जो स्थान है वो हमारे लिए एक तरीके से तीर्थ स्थल बन गए, फिर वो धीरे धीरे जो है वो हमारे लिए आराध्य हो गए। यहाँ तक कि अब गोरखनाथ जी की भी आराधना हुई है, तो फिर इस वो परंपरागत रूप से जो है, जब भी महापुरुष होते, इवन आदि शंकराचार्य, भगवान बुद्ध स्वयं जो है एक तरीके से जो है जिस दर्शन को वो बिलोंग करते हैं, कहीं पर भी ये नहीं था कि बुद्ध स्वयं भगवान हो जाएंगे, लेकिन वो भी हो गए। तो ये एक तरीके से क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति को दार्शनिक परंपरा से उसको बोले कि किस तरीके से आपको ईश्वर का प्रार्थना करनी, वो नहीं। तो उनके लिए ये होता है कि जो मूर्त व्यक्तित्व है उन्हीं पे ही आप देखिए। तो इस तरीके से जो समाज में थे, क्योंकि मूल रूप से आपको एक मानवीय मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर मनुष्य को चलाना है, ये मूल उद्देश्य था। बाकी ईश्वर का पूजन, ये सारा जो है एक तरीके से मनुष्य को सही रास्ते पर, सही नैतिक और मानवीय मूल्यों पर चलाने के लिए थी। इसलिए जो है हर एक, यही तो खूबी थी जो डाइवर्सिटी, और जिस तरीके से सो कॉल्ड जो सेक्युलरिज्म है वो हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं पर भी नहीं। बाकी सब ड्रामा करते हैं सेक्युलरिज्म की, वस्तुतः वो तो नॉन सेक्युलर है। भारत में इतनी दार्शनिक विविधाएं हैं, एकेश्वरवाद जो भी, इवन द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, एक ही अद्वैत के इतने सारे वेरिएंट होना, फिर उन दोनों के बीच में वाद विवाद होना, यहाँ तक कि शून्य, बौद्धों में, बौद्ध जैसे पैदा होते ही विदिन 100 वर्षों में 3-4 अलग शाखाओं में गए, फिर 500-600 में 18 ब्रांचेस में हो गए। उसके बाद तो फिर हर एक ब्रांच के बहुत सारे ब्रांच होते चले गए। यही खूबी थी कि हर एक को स्वतंत्रता थी कि आप अपना जो भी दर्शन, जिस तरीके से आप विश्व को दे सके, मूल रूप से आपको जो मानवीय मूल्य है, नैतिक मूल्य है और सामाजिक मूल्यों को आपको आगे बढ़ाना। तो इसलिए जो है ये विविधता है। तो ये नहीं है कि अब हमको दोबारा किसी एक ग्रंथ और एक देवता को किसी तरह स्थापित करना, बाकी सबको खत्म करना, ऐसी कोई, ऐसा करेंगे तो भारतीय संस्कृति ही समाप्त हो सकती है। जी, अगला प्रश्न ये चाहिए इनका, पत्रम पुष्पम, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश दास जी, someone thinks that our books were taken away by left, then they need to understand they have been away from dharma till now. It is an observation. Thank you Satish ji for the observation. We move to the next. राहुल सांकृत्यायन भी वोल्गा से गंगा तक में सनातन सभ्यता की टाइमिंग्स में कंफ्यूज करते हैं, जबकि संस्कृति के 4 अध्याय से हम बहुत कुछ समझ पाते हैं।
संस्कृत के 4 अध्याय में भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, ऐसा मत समझिए कि उसमें नहीं है। नहीं, ये जो समस्या है कि जिस तरीके से जो आउट ऑफ इंडिया जो माइग्रेशन है, उसका टाइमलाइन जो सेट होता है वो वैदिक युग में देवासुर संग्राम से लेके होता है। फिर उसके वस्तुतः जब संस्कृत भाषा के जो पदचिन्ह हमको जो सारी भाषाओं में मिलते हैं, ये वैदिक युग से लेके जो माइग्रेशन है उनकी वजह से। तो अब उसका टाइमलाइन जब भारत का टाइमलाइन जब मैंने स्थापित किया मनु टू महाभारत, उसका एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस के आधार पर, तो उससे जब हम ट्रेस करते हैं तो बहुत सारे जो एविडेंसेस है वो ये स्थापित करते हैं किस तरीके से भारतीय संस्कृति गई। लेकिन जब वहां पर मूल रूप से कोई ना कोई सभ्यता रही है, उनके साथ जब इंटरेक्शन वो मिले तो फिर एक तरह का फ्यूजन और वो प्रभावित रहे। यहाँ तक कि वो अनातोलिया में जो अभिलेख मिले हैं, जो मितानी में, उनमें विशेष रूप से जो इंद्र उनके जो उल्लेख आता है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये भारत से ही जाके वहां पर माइग्रेट हुए थे। जैसे एक रोमा एक तरह का एक ट्राइब माना जाता है जो कि ईस्टर्न यूरोप में और सब जगह पाया जाता है। उसका उल्लेख महाभारत तक में आते हैं, अंतार्खी चैव रोमांशता, ये जो रोमा है, इसलिए इजिप्ट को भी रूम कहा जाता है, वो पर्शियंस जो है रूम कहते हैं, और उनका मूल जो है वो भारत से ही। ईस्टर्न सारा झगड़ा है कि जीनोम में जो R1A1 का जो जीन है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, क्योंकि 500 BC 1500 BC से पहले भारत था ही नहीं था, इसलिए सेंट्रल एशिया जो है वो R1A1 जीन का उद्गम माना जाता है। वस्तुतः अगर भारत का इतिहास जो है लगभग 15,000 16,000 वर्ष पुराना है तो फिर भारत मूल होता है। तो आज तक जो जितने भी जेनेटिक स्टडीज किए गए उसमें ये माना जाता है कि ईस्टर्न यूरोपियंस आर क्लोजर टू इंडियंस एंड चाइनीज आर क्लोजर टू इंडियंस। तो वस्तुतः मूल पुरुष इंडियंस ही हैं। जी, अगला ले लेते हैं। अगला प्रश्न मनीष जैन, इज desensitization of education system by Britishers responsible for false representation of Indian history and knowledge? हाँ, yes, this is not only desensitization. वस्तुतः they generally what they did, they just even changed the entire education system of India, and they introduced the way they just wanted the Indians to be educated. तो एक तरीके से उन्होंने हमको भटकाया है. We need to again introduce the old education system, but we must incorporate the modern education also. Desensitization, this word certainly gives some kind of a negative one. Actually, they just all, not only Sanskrit, even जो तमिल ग्रंथ है उनको भी उन्होंने पढ़ने नहीं दिया. इवन हमारे जितने भी परंपरा के बहुत से प्राकृत ग्रंथ भी बहुत कुछ है. तो वस्तुतः उन्होंने हमें परंपरा से अलग किया है. हमें अपनी परंपरा को समझना है तो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन हमेशा होना चाहिए. हाँ, एक प्रोफेशनल आपकी क्या स्टडीज होंगी वो होंगी. एक बहुत अच्छा एक सुझाव मैंने पहले कहता है कि चाहे आप IAS का एग्जाम दीजिए या ये जी मेंस करके आप इंजीनियरिंग वाला एग्जाम दीजिए, कुछ भी करिए, या मेडिकल डॉक्टर बनिए, किसी और पर, लेकिन एक विषय ऐसा होना चाहिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता और इतिहास, उस विषय में पास होना अनिवार्य होना चाहिए हर एक व्यक्ति को. तो उसके लिए एक अलग प्रश्न पत्र होना चाहिए कि ताकि हर व्यक्ति, हर भारतीय, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, उसे इस विषय का एक मौलिक ज्ञान तो हो. उसी से ही उस व्यक्ति के अंदर वो भावना होगी कि मेरा भारत इतना महान रहा है. तो वो जो प्रेरणा और वो जो गर्व है वो व्यक्ति को इनोवेशन की तरफ लेके जाता है कि उसे कुछ देना है समाज को. नहीं तो रोज यही सोचा जाता है मेरे को क्या मिला. तो इस निराशा से निकलने का सबसे बड़ा अच्छा सुझाव है. आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव है. अगला प्रश्न, मेनी इंडियन हिस्टोरियंस रिकॉग्नाइज Zoroastrians as Agnihotris. So how can you say that they were Asuras as Zend-Avesta is Asuric Ved? No. Who were Asuras? Asuras were not someone aliens are. They were the they were cousins. If we look at in Rigvedic history, the Adityas, even the Adityas were the ancestors of Devas. Same Asuras also born from the if you see Diti and Aditi. Kashyapa was the father of Aditi.
So those who born to Aditi, they were Adityas. Those who born to Diti, they were Daityas. And he had one more wife, Danu. Danu's sons were the Danavas. And originally they are all sons of Kashyapa only, Kashyapa Rishi only. So they had, even Asuras and Devas practiced the same worshipping of fire. It's only they had a different rituals. That's all. The Asura Veda does not mean that something is totally different than the, it's only same culture. It just had few differences, more or political differences. That's why they have developed the two different communities. Then finally the Devas forced the Asuras to leave the problem. उन्होंने पहले से ही समझ लिया था, ये हमको समझ होनी चाहिए आज, क्योंकि जिन असुरों स्थान दे रहे हैं वस्तुतः वो पूरे देवताओं को समाप्त ना करते। सर मैंने जैसे कहा कि झगड़ा तो मोनिज्म और मोनोथेइज्म का था, कोई रेशियल झगड़ा नहीं था। सर, व्हेन वाज पतंजलि बॉर्न? व्हाई इट इज डिस्प्यूटेड बाय मेनी स्कॉलर्स? नहीं, एक समझना पड़ेगा कि पतंजलि जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पतंजलि हु रोट महाभाष्य, ही वाज सर्टेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंगा. द शुंगा डायनेस्टी केम आफ्टर मौर्यास. So the author of Mahabhashya, the Patanjali, can be dated only around 1450 BC around. But the Patanjali who wrote Yoga Darshana, and Yoga Darshana is much ancient. Even Mahabharata refers even so that almost there is a gap of, as per my chronological studies, the Patanjali who wrote not only Yoga Darshana and a text on Charaka Samhita, because Charaka Samhita was initially was Atreya Samhita, then it became Charaka Samhita, and another text on Vyakarana. So these three were written by a Patanjali who was somewhere 7500 to 7000 BC, before Ramayana era. He was the what the modern historians, they have no idea, because they don't think any history beyond Buddha. So they just place one Patanjali who wrote this. They have only Pushyamitra. The Patanjali was the contemporary of Pushyamitra Shukla. समस्या वहां पर है. तो क्रोनोलॉजी आप ठीक करेंगे, फिर आप जब सारे टेक्स्ट को एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो अर्वाचीन पतंजलि है वो योग दर्शन के रचयिता नहीं थे. आकाश चौहान, यदि प्राचीन भारत में राष्ट्रवाद दर्शन को धकेलने का प्रयत्न करें, तब आचार्य शंकर के द्वारा ज्यादा प्रखर रूप में सामने आता है अथवा बुद्ध के द्वारा? ये राष्ट्रवाद को कोई एक तरह का दर्शन आप जो कह रहे हैं वो वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हम किसी तरीके से कोई विरोध कहीं पर भी नहीं है दर्शनों में. आप दो व्यक्तियों के दृष्टि भेद को आप कभी ये मत कहिए कि वो किसी तरीके का वो एक दूसरे को विरोधी है. यहाँ तक भी आचार्य शंकर पर एक आक्षेप लगता है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध थे, जबकि वो स्वयं बौद्ध दर्शन के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे, उनको सारा शायद, लेकिन उन पर आक्षेप है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध थे. समस्या ये है कि जब भी आप द्वैतवाद लेते हैं तो एक जो है वो परतंत्र हो जाता है. जब दो तत्वों का अस्तित्व है तो एक जो है दूसरे का अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता, तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है. तो ये जो है, ये जो दार्शनिक आर्ग्यूमेंट है, ये बौद्ध लेके फाइनली वो एक तत्व शून्य तक चले जाते हैं. तो आदि शंकराचार्य ने शून्य को ब्रह्म के से रिप्लेस किया और बहुत सारे जो औपनिषदिक कॉन्सेप्ट्स को लेके आए, उपाधिग्रस्त अनुपाधिग्रस्त ब्रह्म के रूप में. तो वो एक बहुत अच्छा एक था उस समय में बौद्ध दर्शन के साथ स्थापित करने का एक तरीके से काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए उन्होंने उसको प्रस्तुत किया. वस्तुतः सारे भारतीय दर्शन एक तरीके से भारतीय दर्शन के गुलदस्ते के सारे फूल है. तो हमें किसी एक दर्शन को चुनना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी में जो है कोई ना कोई मनुष्य के बुद्धि के विकास के लिए, उनके चिंतन के लिए सारे दर्शन पढ़ना बहुत आवश्यक है. वो आप सब क्योंकि सारे फिलोसफीज जो है मूल रूप से उनका जो भी है वो मनुष्य के बुद्धि का विकास और कैसे उनको विश्व को समझना है, सीखना है, यही रास्ता दिखाते हैं. इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट्स देखना
वो गलत है। यहाँ तक कि शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं, तो फिर आप लड़ने के लिए कुछ भी हो सकता है। धर्म जी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे वेदवीर जी, तो हम शीघ्रता से कर पाएंगे इसको। इज आवर गवर्नमेंट रीराइटिंग बुक्स विल करेक्ट दिस और मेनी एफर्ट नीडेड? व्हाट कैन वी डू टू करेक्ट दिस? वी लेट्स होप दैट NEP डज समथिंग। इनका डिक्लेयर्ड इंटेंशन तो है, लेकिन प्रेशर तो बना के रखना पड़ेगा। जी, अगला प्रश्न। संजय जी, आप भी आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा? एक मिनट चेक करता हूँ। आवाज ठीक है? आवाज तो ठीक है, यहाँ डेस्क पे तो आ रहा। आपको आ रहा है? आ रहा है? हेलो, हाँ बिल्कुल आ गया? हाँ, यस, हाँ। हाँ। अभिजीत कांडलकर, गुड वर्क, धन्यवाद अभिजीत जी। परशु विवेक, कुछ नवबौद्ध आजकल सनातन को गाली देते हुए दलितों को भौंकाते हैं और उन्हें हिंदू विरोधी 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाते हैं। 22 प्रतिज्ञा का क्या मामला है? इसका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से कोई लेना देना? इसका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, मैं आपको दो चौपाइयां सुना देता हूँ। एक चौपाई और एक सूर उठा सुना देता हूँ तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी जो है, जब आरंभ करते हैं तो पहले भगवान शंकर की वंदना करते हैं, फिर देवताओं की वंदना करते हुए फिर गुरु की वंदना करते हैं, उसके बाद वो खल वंदना करते हैं। कहते हैं कि बहुरे बंद पुण्य खल सत भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। हाँ। तो ये बिनु काज दाहिने उबाए करने वाले ये नवबोध हैं, आप जो है इनको प्रणाम करके और इनसे कट लीजिए चुपचाप। और दूसरी बात और कहते हैं, एक जगह और आया उनको, कहते हैं कि फूल ही फल ही न बेत, जो अंध विश्वास करते हैं इन चीजों पे, तो कहते हैं फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, और मूर्ख हृदय न चेत, चह गुरु मिलहि बिरंच सम। आप चूंकि हिंदी समझते हैं तो ये समझ गए होंगे, इतना पर्याप्त है। बौद्ध दर्शन कहीं सनातन से अलग नहीं है। सनातन की परंपरा में बौद्ध दर्शन भी उतना ही समाजते हैं, और ये केवल पिछले 100-150 सालों में किसी तरह ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है ना, डिवाइड एंड रूल, उसकी वजह से आया हुआ। ये कोई हमारी परंपरा में कभी नहीं है। ये सारे काम अंग्रेजों ने किए हैं। हिंदुओं को बौद्ध से अलग करना, हिंदुओं को सिख से अलग करना, ये सब अंग्रेजों के किए हुए कार्य है, जिनमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन डिवाइड, फिर उसमें भी बहुत सारे आर्य द्रविडियन अलग करना, ये सब इनके बिल्कुल। काम है। आगे चले, अगला प्रश्न ले लेते। शक्तिमान चैनल, अच्छा ये नाम है इनका। इन हिस्ट्री हमको पढ़ाया जाता है कि सिकंदर ने पोरस को हराया था, हराया था तो वापस क्यों गया, और पोरस को उसके हंसने के पोरस को उसका किंगडम भी लौटा दिया, ऐसा बताया जाता है। सिकंदर ने भारत आने से पहले तो बहुत किंगडम जीते। ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा ये है, हमारा आज कालक्रम के इसमें इसका विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी कोई छोटा सा उत्तर देना चाहे तो नहीं, ये एक सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सिकंदर ने पोरस को हराया था। पोरस को वो पोरस के साथ युद्ध में ही अलेक्जेंडर घायल हो गए थे, और वो जो उन्होंने जो रास्ता लिया था वो सिंधु नदी के थ्रू वो मकरान के तट पे चले गए थे, फिर वहां से जो है वो बेबीलोन वापस जाते हैं। ये रूट क्यों लेते हैं जाने के लिए? वो तो पर्शिया उनका जीता हुआ क्षेत्र था, वो वही पीछे जा सकते थे अपने क्षेत्र में, अगर उनको पीछे हटना था। और विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विजेता जो है वो होमसिक हो जाए। हारा हुआ व्यक्ति होमसिक होता है, तो जो ग्रीक सेना जो होमसिक हो गए थे वो इसलिए कि वो हार चुके थे भारत में। जी, अगला प्रश्न। Nishikant Sharma, sir, were the northern and southern history intermingled? Do they give indication about each other? The indicators must have been better preserved in south. Greatest Egyptian king is Ramses. Sounds much like Rama. ये अच्छा सवाल है, इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ मैं। This is a good question. जी वेदवीर जी। हाँ, ये जो साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, जो आप ये जो वर्ड ही गलत है, क्योंकि भारत का इतिहास एक ही है। क्योंकि जो उद्भव है भारतीय इतिहास का, आप
साउथ में भी पांड्य, चोर, चेल, अगर उनके जो अभिलेख है उनको पढ़ के देखें, वो सूर्यवंश चंद्रवंश से ही अपना जीनियोलॉजी वो वहां से ड्रॉ करते हैं। और अंग्रेजों के आने से पहले ये साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन केवल भाषाओं के लिए उल्लेख आते या अलग अलग डायलेक्ट के लिए होते थे। वस्तुतः आज भी जो गांव में, साउथ इंडियन के गांव में, वो भी जो है एक वृद्ध व्यक्ति काशी में जाके मरना चाहता है, क्यों? और बहुत सारे ऐसे हैं कि उनकी जो सभी का ऋषि गोत्र ही है, साउथ इंडिया में भी वही सप्तर्षि हैं सभी हैं। ये जो हमको पॉलिटिकली जो डिवाइड किया गया है, ये ब्रिटिशर्स के समय में कहा गया कि तुम अलग हो, तुम गोरे दिखते हो, तुम काले हो, तो इसलिए जो तुम दोनों अलग अलग रेस के हो। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि भारतीयों में ये एक बहुत बड़ा झूठ हमको पढ़ाया गया कि भारत में कभी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। मतलब क्या पूरे भारत में एक राजा का शासन होगा तभी पॉलिटिकल यूनिटी आएगी? नहीं थी। भारत में न केवल संस्कृति पर पॉलिटिकल यूनिटी भी भारत में इसलिए थी क्योंकि सारे भारतीय अपना जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा के जो 7 सप्तर्षि जो थे उनके द्वारा, उनके वंशज अपने को मानते रहे, क्योंकि सभी भारतीयों का गोत्र ऋषि गोत्र ही। और दूसरा, सारे क्षत्रिय भारत के वो या तो सूर्यवंश के या चंद्रवंश के, दोनों का उद्भव ब्रह्मा से ही है। तो इस तरीके से जो है, हाँ, अलग अलग राज्य थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कोई अलग थे। इसलिए जो है कभी भी दो राज्यों के बीच में जब भी युद्ध हुआ है तो केवल आपस में पावर के लिए लड़ाई हुई है। कभी भी जनता ने कभी एक नहीं किया कि उन्होंने सोचा हो कि आज हम किसी दूसरे देश बन गए, ऐसा कभी नहीं। तो भारत में राजनीतिक एकता बहुत पहले से है। जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। Was काला यवन और महाभारत ग्रीक वॉरियर? हाँ, नहीं, वो ग्रीक से, ये जो यवन शब्द है, ये आप अगर वैदिक इतिहास से देखेंगे, वो तुर्वशु के जो तुर्वशु के कुछ वंशज जो है वो राक्षसों के साथ मिल जाते हैं, तो फिर वो यवन कहलाते हैं। तो वो यवन ही जो है, ये जो दानव थे वो जब माइग्रेट करके ग्रीस और अनातोलिया जाते हैं तो वो डेनान्स कहा जाते हैं, क्योंकि ग्रीक के अर्लीस्ट जो सेटलर्स है वो डेनान्स है, वो डेनान्स दानव ही थे। फिर उसके बाद ये जो यवन है जो अफगानिस्तान में जो सेटल होते हैं, वो यवन जब रामायण इरा से पहले उनका माइग्रेशन होता है तो वो यवन ही आयोनियंस हो जाते हैं। तो आयोनियंस वाज द लेटर एंट्रेंस इन ग्रीक हिस्ट्री। तो यही आयोनियंस, वो कहते हैं कि नहीं, इसी जो आयोनियन है इसका संस्कृताइज्ड वर्जन है यवन। अगर ऐसा है तो फिर हिब्रू बाइबल में जवन शब्द क्यों है? वहां पर वहां उनको क्या प्रॉब्लम थी? संस्कृताइज यहाँ हो गया, लेकिन संस्कृत से हिब्रू में गया या पहले ग्रीक से हिब्रू में आया? तो ये अनर्थक शब्द है। वस्तुतः यवन ही आयोनियन हुआ है, यवन शब्द हिब्रू में जवन हुआ है। जी, तो अगला प्रश्न, यवनों का माइग्रेशन हुआ है। इतिहासकारों को जब कोई सबूत नहीं मिलते तो सिर्फ भाषा के आधार पर काल निर्णय करते हैं, इससे भारतीय इतिहास को नुकसान हुआ है या फायदा? शॉर्ट आंसर प्लीज। नहीं, विशेष रूप से कालक्रम ही है। आपकी समस्या है कि जो भाषाओं का भी जो लिंग्विस्टिक्स है वो भी क्रोनोलॉजिकल स्टडी है। जब ग्रैंड मदर को आप ग्रैंड डॉटर बनाओगे, ग्रैंड डॉटर को ग्रैंड मदर बना दोगे, तो फिर सारी स्टोरी गड़बड़ हो जाती है। समस्या है कि वैदिक संस्कृत ग्रैंड मदर है सारे वेस्टर्न लैंग्वेजेस का, लेकिन उसको आप एक इंडो यूरोपियन करके एक भाषा बनाते हो, उसका कोई अस्तित्व कभी नहीं रहा। तो वैदिक संस्कृत से ही जो है दूसरे जो वेस्टर्न जो भाषा है उन पर प्रभाव पड़ा। कालक्रमिक इतिहास देखा जाए तो संस्कृत जो है लगभग 10 से 15,000 सालों से है, जबकि ग्रीक और लैटिन का हिस्ट्री आप जितना भी आप ढूंढने निकल जाओ तो 3000 बीसी से ज्यादा पीछे जा नहीं सकता। जी, वस्तुतः एक बेबीलोन टावर के बाद ही भाषाएं पैदा होती उनकी बहुत सारी। चंद्र प्रकाश गुप्ता, हाउ करंट इंडियन गवर्नमेंट कैन सपोर्ट रियल इंटेलेक्चुअल्स लाइक यू all to scale up and spread real history to coming generations? Sir, it is for you to do to keep pressurizing the government. आपकी सरकार है, आपने चुना है, उसके ऊपर दबाव बनाए रखें, बस यही इसका उत्तर है। दबाव बनाए रखिए तब सरकार कुछ करेगी। अनिकेत पाटिल, what led the development of Jainism and महावीर? नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे।
एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए, हम लोग ये सोच लेते हैं कोई अलग धर्म है जैनिज्म और बुद्धिज्म। अगर ऐसा होता है तो फिर सांख्य दर्शन भी अलग होना चाहिए, वैशेषिक दर्शन भी अलग धर्म होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुए? ये वेदांत दर्शन भी अलग धर्म होना चाहिए, ये नहीं है। ये हमने ये बाद में, बहुत बाद में इस तरह हुआ। 24 तीर्थंकर, 30 तीर्थंकर हुए, उनका अगर इतिहास देखें तो उनका भी इतिहास भारत के इतिहास, वो भी 24 में से 22 तीर्थंकर ऐसे वो इक्ष्वाकु वंश के वंशज, तो केवल दर्शन भेद था और उनको निर्ग्रंथ कहा जाता। तो उनका दर्शन था कि एक तरह से बहुत ही त्यागपूर्ण जीवन था, इसलिए उनको चेले बहुत कम मिलते थे, क्योंकि सब कुछ त्याग करके रहने वाले बहुत कम होते। आज भी आप देखोगे कि भाई कितने बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो है फिर बाद में जो है जब उनको देखा गया कि नहीं, अब एक एक विचारधारा या एक व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मैंने ये विषय को मुझे समाज तक पहुंचाना है, तो फिर श्वेतांबर, ये जो श्वेतांबर दिगंबर, तो उसके बाद फिर जैनिज्म जो है महावीर के बाद जो है एक तरीके से मासेस तक पहुंचना प्रारंभ हुआ। लेकिन जैनिज्म की जो फिलॉसफी रही है वो पहले से रही है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से ग्रंथ रूप नहीं दिया था महावीर से पहले। जी, अगला प्रश्न रहता है हिरण्मय, प्रिंस भरत son of Dashratha, Kaikeyi, younger brother of Ram, does Prince Bharat has ancestry from Iran on mother's side? Is this a fact or my information is wrong? Your opinion about it? No, the mother of Bharata, she was a Kaikeyi. Kaikeyi is from a Kekaya Janapada. That Kekaya, इन सब का जो ये जो पाकिस्तान के जो जनपद है, उनका उद्भव भी जो है एक वैदिक राजा है उनके थ्रू होता है। तो केकयास वर नॉट इरानियंस, एक्चुअली द केकया इज द मिडल पाकिस्तान एरिया, that was the Kekaya. Yes, so yes, it is incorrect to say that the Bharat's mother belonged to Iran. Chetan Sharma, your views on maritime history of India by Bhagirath Joshi ji. He talks about Indians in Americas. He mentions about Ram Darbar and Hanuman ji in Americas. No, we need not speculate so widely that how the maritime history, but it's true that Indian seafarers have gone up to the Gibraltar, means the Mediterranean, even then they went up to the Atlantic Ocean and other, or even Pacific Sea, and then up to ये तो इंडोनेशिया तक तो जाते ही थे, फिर वहां से हो सकता है कि उससे साउथ अमेरिका तक पहुंच गए हों, ये भी संभव है। लेकिन किस समय ये हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है आज के समय। अगला प्रश्न रहता है कृष्ण सुंदर जी, इज देयर एनी पॉइंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर मुस्लिम्स बीट हिंदूज इन लिटरेसी रेट? ये तो भाई it is irrelevant to the present today's topic. irrelevant and एकलव्य सिंह, वेदवीर सर की बातों से ऐसा प्रतीत होता है अगर पिछले 100 साल के इतिहासकारों को गायब कर दिया जाए तो सारी क्रोनोलॉजी अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे भाई ऐसा ड्रास्टिक काम मत करो, ऐसा कुछ क्रोनोलॉजी हमें स्थापित करने पड़ेगी। कहीं गलतियां हमसे भी, ये नहीं है कि सब अंग्रेजों ने गलती किया, हमसे गलती हो गई। हमने एक ही दो अलग अलग युगों को एक शक कहते रहे, फिर हम जो चंद्रगुप्त और मौर्य और चंद्रगुप्त जो भद्रबाहु की जो दोनों में अंतर, हमने भी गलतियां कुछ की है, तो गलतियां हमसे भी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी गलतियों की वजह से फिर हमारा सारा इतिहास उन्होंने नकार दिया, वो गलती उन्होंने की। Satish Das ji, Sanjay ji, there seems to be difference between timeline of Mahabharata and Ramayana as described by वेदवीर जी, नीलेश अशोक जी। देखिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हम कभी आराम से तफसील से और बैठ के बात करेंगे, और संभव होगा तो दोनों लोगों को साथ ला के बात करेंगे। अगला प्रश्न राहुल पूनिया, क्या पश्चिमी सभ्यता आसुरी है? हाँ आसुरी है। नो असुर, आप ऐसे ये जो शब्द है असुर शब्द को आप वैसे मत लीजिए जैसे कोई राक्षस है जो कि बिल्कुल। इतनी देर से वेदवीर जी यही समझा रहे हैं कि ये दोनों जो है भाई है, चचेरे भाई है। नहीं, वो अभी भी ईस्टर्न यूरोपियंस में जो R1 A1 जो सेंट्रल एशिया में जो सारा ये जो आर्यन इन्वेजन का झगड़ा यही है कि वो जीन्स जो है इंडिया में वहां से आए। अब मुझे नहीं पता है वो कि कैसे जो है इंडिया के डेमोग्राफी। हम तो सीधा सा छोटा सा जवाब इसका ये है कि देवासुर संग्राम के संबंध में जो, यदि आप देव और असुर को जैसे मानते हो तो ये आसुरी हैं, ठीक है।
अगला। हाँ, एक आधुनिक पॉलिटिकल उसमें देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी का आप देव कह सकते हो, एक को असुर कह सकते हो, तो बस उसी तरह के अंतर रहा होगा। Can you please shed some light on how Shaivism was prominent during Shankaracharya took back seat in future saints? शैविज्म को इस तरीके से आप मत लीजिए। वस्तुतः क्या हुआ कि वी हैड ऑल 6 फिलॉसफीज, देन आफ्टर अद्वैत, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कश्मीर में शैव दर्शन आएगा, देन इंस्टेड ऑफ ब्रह्म तत्व उन्होंने शिव तत्व को लेके शिवाद्वैत बना है। जैसे शून्याद्वैत है बौद्धों में, वैसे शिवाद्वैत बना है, वही शैविज्म है। तो शैविज्म कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट फिलॉसफी है, इट्स ओनली अद्वैता। कश्मीर शैव दर्शन बहुत काफी इट वेंट मच मच अहेड इन द अद्वैत फिलॉसफी। अगर उस शैविज्म की बात कर रहे हैं तो यस, इट हैज गॉन इवन बियॉन्ड द व्हाट आदि शंकराचार्य। बट ऐसा कहीं ये नहीं है कि शंकराचार्य के समय में शैविज्म ज्यादा प्रोमिनेंट था, दूसरा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सांख्य दर्शन द्वैतवादी थे। वस्तुतः आदि शंकराचार्य कहते हैं कि बौद्ध नहीं है मेरे, प्रधान मल्ल तो सांख्य दर्शन वाले, क्योंकि वो द्वैतवादी थे। तो उनके लिए प्रधान मल्ल में तो उनके विरोधी, सबसे ज्यादा विरोधी सांख्य दर्शन वाले थे, बौद्धों से ज्यादा। बौद्धों से उतना झगड़ा नहीं था उनका, केवल शून्यता के ब्रह्मता इस पर था। अद्वैतवादी तो दोनों ही थे। जी। Okay, Santosh Sangray, Suras and Asuras were cousins. Then why they depict Asuras as cruel and man-eaters with huge kayas? My son's question. ये दोनों एक दूसरे को ऐसा ही करते हैं। नो, ये केवल आपके ना एक तरह का पिक्चराइजेशन में होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसे ना इंद्र ज़ोरोस्ट्रियन की भी जो है, ये जो ज़ोरोस्ट्रियंस है, वो देवताओं को इविल बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, हमारी परंपरा देखे ना, जो इंद्र है, इंद्र की पत्नी शची है वैदिक युग में। जब शची जो है पुलोमा नाम के असुर की पुत्री थी। यहाँ तक कि तुलसी जिनका हम करते हैं, वो भी असुर, उनका वो जो जालंधर जो है, वो जिसके नाम से जालंधर सिटी है, वो भी एक तरह के असुर थे। असुर या प्रहलाद असुर थे, जिनका हम कितने, हम सब बच्चों का नाम प्रहलाद रखते हो, वो असुर हो सकते हैं प्रहलाद, जिसका जो असुर पुत्र होने। तो कोई अब उस दृष्टि से मत, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन में दिखाया जाता है कि क्रूर की तरह या ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस केवल कुछ विचार भेद। और विवेक सारस्वत जी ने प्रश्न किया है कि आने वाले समय में इस इतिहास को लिख कर आऊं, और जब मुझे फेल किया जाए तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगा, तब इस मुद्दे पर बहस छेड़ने का मौका जरूर। ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बहस तो हमने पहले से ही छेड़ रखी है। आप तो जैसे मैं जब पहली बार इतिहास लिखने गया तो मैंने सबसे पहले ऐसे सीखा कि भाई नंबर कैसे मिलेंगे। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपका उद्देश्य होता है नंबर कैसे मिलेंगे, वो सीखिए। वेदवीर जी, क्या आप नीलेश्वर और राजवेदम की रामायण महाभारत की डेट से एग्री करते हैं? भाई मैंने कहा ना, ये अलग विषय है, इसको अलग से बात करेंगे इसके ऊपर। अगला प्रश्न। वेरी नाइस वर्क, कीप इट अप प्लीज। धन्यवाद रविंद्र जी। सौरभ थापर, विल लाइक्स ऑफ रोमिला थापर एवर पे फॉर प्लेइंग एंड डिस्टॉर्टिंग विद हिस्ट्री ऑफ इंडिया? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेइंग, वो तो हमसे और वसूल कर लेंगे थोड़ा बहुत। Sandeep Krishna, please comment on Madhvacharya's Dvaita's philosophy versus Shankara's Advaita's Vital. This is a good question. I was expecting कि कोई तो पूछे, लेकिन आपने पूछा, इसके लिए आपका ये सवाल शॉर्टलिस्ट करता हूँ मैं। जी वेदवीर जी। नहीं, एक है ना, जो भक्ति योग, या जिसको भक्ति को लेके आगे चलते हैं, तो भक्त हमेशा भगवान को अपने सम्मुख चाहता है, उससे अपने को छोटा मानना चाहता है। ये द्वैतवाद का उद्भव होता है। कभी भी वो अपने को भगवान मानने के, अहम ब्रह्मास्मि कहने की स्थिति में नहीं होता। तत्वमसि को भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि स्वीकार करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है एक भक्त के लिए। तो वो वहां से उद्भव होता है। क्यों अद्वैतवाद का विरोध होता रहा? मूल रूप से जो भक्ति दर्शन में जो है एक वो, लेकिन जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट ये होता है कि अगर दो हैं तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे का एलिमिनेशन संभव ही नहीं। तो वो किसी तरीके से वो एक तरीके से एकांगी हो जाते हैं, या एक शक्ति, उनकी शक्ति जो है सीमित हो जाती है। सीमित शक्ति वाला जो है फिर एक तत्व कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न पर है
लेकिन जो द्वैत फिलॉसफी है मध्वाचार्य की, वही है जो सांख्य दर्शन को ही कुछ कुछ अद्वैत वाद के उनको लेके चले। लेकिन मेरा मुख्य रूप से जो है मेरा काम क्रोनोलॉजी पे है, तो मैं इस विवाद को मैं आगे नहीं, क्योंकि आप अगर वैसे मध्वाचार्य की जो परंपरा रही है मूल रूप से जो दक्षिण में, तो वो अभी भी जो है ये अलग अलग मठ है उनके, लेकिन मूल सिद्धांत आता है वहां से सांख्य दर्शन की सांख्यकारिका जो ईश्वर कृष्ण के लिखी है, फिर उसके बाद गौड़पाद आचार्य की टीका सांख्यकार में सांख्यकारिका भी है, उसके बाद ये मध्वाचार्य की। तो द्वैत दर्शन जो है भारत का, ये वही है जो बाद में जो सांख्य दर्शन के आते हैं। तो इसलिए जो है दोनों में द्वैत है तो फिर अद्वैत, दोनों में विरोधाभास तो हमेशा रहेगा। ये मूल सिद्धांत जो है वो भक्ति की वजह से है, क्योंकि भक्त और भगवान में वो एक है कि दो हैं, उस विषय पे। और यदि समन्वय देखना है तो तुलसीदास जी को पढ़ लीजिए, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। क्या बुद्ध धर्म का पतन यही नहीं बता रहा कि इनके सारे मठशाला ऊंचे पहाड़ पे रह गए और नव बौद्ध नीचे? ये तो नहीं, ये कहना बहुत गलत है कि बौद्ध धर्म का पतन जो है कहीं, ये कहना हमें भी गलत पड़ा है। जैसे हिंदू धर्म में उनको एक उदाहरण मिलता है पुष्यमित्र शुंग के समय, उन्हीं के ग्रंथों में, कि उस समय जो है पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्धों पर अत्याचार किए इस तरीके के। वस्तुतः समय उस समय ना पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण होता है। ये महाभाष्य में लिखा हुआ कि उन्होंने ये राजस्थान में जो है माध्यमिका शहर को, साकेत जो अयोध्या है, वहां तक इन्होंने उन दोनों शहरों को तहस नहस किया गया था। तो उस समय जो यवन थे पाकिस्तान में, जिन्होंने एस्टैब्लिश करते, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो चुके थे। इसलिए क्या था कि जो बुद्धिस्ट भारत में थे वो जो है उनको समर्थन कर, एक तरह का पॉलिटिकल विरोध था। उस पॉलिटिकल विरोध में पुष्यमित्र ने क्या, किसी विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए, किसी विशेष दर्शन को या किसी उसको टारगेट, तो ये गलत पढ़ाया गया कि जैसे कि हिंदू धर्म जो है बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए कुछ। वस्तुतः बुद्धिज्म जो समाप्त हुआ वो मुस्लिम आक्रमण में समाप्त हुआ है, या उसके पीछे हुआ है। तो कारण वो है, अगर ये होता तो पूरे विश्व में कैसा फैला, पूरा चाइना, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक कि अल्बरूनी लिखते हैं कि सीरिया तक था। वस्तुतः जो जोरास्टर जो है उन्होंने मघिज्म का रिवाइवल किया जोरास्ट्रियनिज्म से, इसलिए जो है वो ईरान और वहां से जो है बौद्ध धर्म जो भी प्रारंभ हुआ था वो समाप्त हो गया वहां पर, इसलिए जो है अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में ही रह गया है, ये अल्बरूनी लिखते हैं। तो अब ये सबसे बड़ा एक विरोधाभास में समझाता हूं, वो खुद लिखते हैं कि जोरास्टर जो है बुद्ध के बाद पैदा होते हैं, क्योंकि जोरास्टर के जन्म से पहले बुद्धिज्म पहुंच गया था। लेकिन आधुनिक इतिहासकार क्या पढ़ाते हैं कि जोरास्टर की मृत्यु के बाद बुद्ध का जन्म हो रहा है। अब ये पर्शियन इतिहासकार जितने भी रहे वो जोरास्टर को बुद्ध के बाद लिखते हैं। अब इस विसंगति का भी किसी ने आज तक इतिहासकार ने कोई समाधान नहीं दिया आज तक। जी, अगला प्रश्न, ये कुछ यूपीएससी प्रिपरेशन डेज इट वाज टॉट दैट दशावतार कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द गुप्तास टू इंटीग्रेट शैव वैष्णव बुद्ध जैन। वो तो भाई मैंने भी यही पढ़ा था, लेकिन मैं तो ऊपर इससे अलग आ गया, आप भी अलग आ जाओ। ये केवल कुछ लोगों का है ना कि उनको लगता है कि ये गुप्तों के समय से ही कुछ भारत का सारा लेखन परंपरा प्राप्त है, उससे पहले हमको लिखना नहीं आता था। ये बहुत सारे लोग कहते थे ब्राह्मणवाद का जन्म गुप्तों ने किया। अरे भाई अजीब अजीब बातें करते हैं कुछ बगैर समझे बूझे। लेकिन ठीक है, जब रोमिला थापर को ही संस्कृत नहीं आती तो और बाकी जो उनसे पढ़े हुए हैं उनके बारे में क्या कहे। सर, व्हाई वाज दिस वर्ड आर्यन मीनिंग नोबल मैन? आर्यन नहीं भाई, आर्य का मतलब है नोबल मैन, यूज्ड इन फ्रॉडुलेंट आर्यन इन्वेजन थियरी। आर्यन इन्वेजन थियरी में ये बेसिक बताया जाता है कि ये जो आर्य को आर्यन बनाया है, और आर्य का मतलब नोबल मैन है, और आर्यन इज अ रेस, देयर इज नथिंग लाइक अ रेस। That is the difference. एक मैं जोड़ूंगा, सायणाचार्य एक विशेष व्रत के क्रम में अनार्य सह न संभाषेत, मतलब ये अनार्यों के साथ आपको बात नहीं। अनार्य कौन है? शूद्र पतितादय है, पतित व्यक्ति होते ना, इवन बड़े वर्ग का भी जो कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो पतित व्यक्ति को अनार्य कह रहे हैं।
तो जो व्यक्ति जो है, जो जेंटलमैन है, जो समाज के मूल्यों का अनुसरण कर रहा है, वो आर्य होता है। तो आर्य कोई किसी विशेष जाति या किसी वर्ग या एक पर्टिकुलर रेस का नाम नहीं था, कहीं भी कभी भी उसका प्रयोग हुआ ही नहीं। The perspectives you bring was always made taboo by the correct press and commentators. वेदवीर जी ने बताया है कि उनका जो शोध है वो एपिग्राफिक सोसाइटी द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, तो वो एक स्वीकृत शोध है। तो ये तो आप इसको ध्यान में रखें। तो करेक्ट प्रेस डज नॉट मैटर। Dashaavatar reveals cycle of birth and death. Each avatar involves each evolving throughout. But I never found Narasimha Avatar didn't mention about birth and death cycle. I think समय बहुत हो गया है और इसका वैसे तो नहीं, एक तरीके से ना ये जो अवतार वाली है ना, आप ना सबसे पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री मैं कह रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं। मैं कहूँ कि हमारे इतिहास पुरुष हैं शिव विष्णु भी, तो वो एक समय में, क्योंकि तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो एक अवतार पुरुष के रूप में उनकी, जैसे मैंने कहा कि जो इतिहास के महान व्यक्ति वो हमारे लिए ही आराध्य होते चले गए। इस तरीके से फिर धीरे धीरे 10 विशेष अवतारों को एक रूप दिया गया, फिर उसको दशावतार के रूप में कहा। इसमें कहीं भी किसी जो सो कॉल्ड जो डार्विन थियरी ना, विकासवाद, उससे कहीं भी कोई लेना देना इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है उसके। तो इनका कहना वही लग रहा है कि कैसे नरसिम्हा अवतार को कैसे उसमें फिट करे, कि क्योंकि आधा मनुष्य और आधा पशु का शरीर हो कैसे सकता है। एक विशेष रूप में एक बताऊं, जैसे कि जब नाट्यशास्त्र लिखा गया भरत ने, वो रामायण युग से पहले लिखे, उसके बाद नाट्यों का एक तरीके, आजकल मूवीज हैं बहुत सारे हैं एंटरटेनमेंट, उस समय नाटक ही होते थे। अब नाटक में विशेष रूप से जो वैदिक युग के इतिहास है और रामायण का इतिहास का ही मंचन होता था। रोज एक जैसा ही कवि एक जैसा ही कहानी सुनाए थे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो एक अद्भुत रस जोड़ा जाता है। अद्भुत रस में कहा जाता है कि जो कैरेक्टर है वो जैसे ही स्टेज पे पता लग जाए ये कौन है, तो उसने, जैसे शुकाचार्य है, शुकाचार्य ने कैसे उनको तोता जैसा चेहरा बनाया गया, तो उसी से पता लग जाता है कि ये शुकाचार्य आ रहे हैं। फिर कपि ऋषि के वंशज हैं हनुमान, वो सब, तो उनको कपि है तो उनको जो है वानर का रूप दे दिया गया, ताकि पहले से पता चल जाए कि ये वानर है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसी को ही यथार्थ मान लिया गया कि ये ऐसे ही रहे होंगे। किसी को हयग्रीव शब्द से थोड़ा सा गर्दन लंबा होगा, हयग्रीव शब्द है, लेकिन उनको कहा गया नहीं घोड़ा जैसा चेहरा था, तो उस तरीके से एक तरीके से कहना चाहिए ड्राइंग से आपने गलत कर दिया। वस्तुतः उनके एक हमारे ही पूर्वज रहे हैं। जी, सतीश दास जी कह रहे हैं, आई से फॉर संजय जी, त्वम ब्रह्मसि। मैं आपके लिए कहता हूं तत्त्वमसि। Excellent. Manmohan Singh, nice work, sir, but I request please don't use the word Pakistan, as it was Bharat before and we'll change it to Bharat again sooner or later. Certainly, आपकी बात को नोट किया गया, ऐसा करेंगे हम। क्या भक्तों के भगवान भी ब्रह्म की तरह सृष्टि के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण हैं? आकाश चौहान जी, वैसे तो आपका एक क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट हो चुका है, लेकिन ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। निमित्त तो हम ही, आधुनिक जो साइंस में कहा जाता है कि मनुष्यों ने ही भगवान की सृष्टि की है, तो हम ही निमित्त कारण हैं। लेकिन ना फिर से मैं, आपने बात कही है तो मैं पुनः तुलसीदास जी को ले आता हूँ और आप फिर से मैं उसको आपको चौपाई सुनाता हूँ, पूरी सुना देता हूँ। पहले मैंने खाली आधी सुनाई थी कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। ये विशिष्टाद्वैत का एक आप मान सकते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये समन्वयवादी जो आपकी जो विचारधारा है, तो इसमें बजाय उलझने के मैं निवेदन करूंगा कि तुलसीदास जी का जो दर्शन है इसको अंगीकार करें तो श्रेष्ठ होगा। Dhruv Kaushik, commie hypocrites in universities discuss supreme textual evidences and then cry of archaeological evidences. With myths like Aryan invasion curry, they have colored their topis and tashreefs red. भाई साहब, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में आपको बता दूं, जयपुर डायलॉग्स हैज अ प्राइज पर्स ऑफ
2.1 crore to anybody who can come and scientifically prove the RNA invasion theory. तो जो कोई भी ये कौमी इसकी बात करे, आप उसको यही तमाचा मारा करो कि भैया 2 करोड़ का अवार्ड है, जाके प्रूव कर दे। आजकल लोग इसको यूज करते हैं इंसल्ट की तरह। हमने आपको ये मौका दिया है, तो उनको आप इंसल्ट करो, वो इसी लायक है। आपको हमने रूल्स ऑफ रेडिकल्स पढ़ाए, हमने आपको ये बताया कि रूल्स ऑफ रेडिकल्स को कैसे चैलेंज किया जाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आप रोज के जीवन में लाइए ना, बहुत मजा आएगा। वो आपने अभी जो खल वंदना की ना, तो वो जो खल है वो आजकल कॉमीज कहे जाते हैं। तुलसीदास जी ने पूरी वो एक दोहा क्या, पूरे 2 दोहे के बीच का पूरा प्रसंग है खल वंदना का। बहुत सुंदर। और संस्कृत में क्या, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंदनम। सबसे पहले दुर्जन को नमस्कार करता हूँ सज्जन से पहले। तो ये जो तो वेदवीर जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रश्न अब जाके समाप्त हुए हैं, 1 घंटे से ऊपर तो प्रश्नोत्तरी चल गई। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह था आपको सुनने के लिए और आपसे वार्ता करने के लिए। मैं दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी धैर्यपूर्वक सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए। और पुनः हम इसी विषय पर कभी चर्चा रखेंगे। मैं आप सभी लोगों को ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तकें हैं वेदवीर जी की, जो हमने आपको भी दिखाई थी अमेज़न पे, ये पुनः दिखा रहे हैं आपको। तो यदि आपको इसमें विशेष रुचि है इस विषय में, तो इन पुस्तकों को आप ले सकते हैं और इनसे आपका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन होगा। ये किंडल पे भी अवेलेबल है, ये किंडल पे भी उपलब्ध है। इसी के साथ एक बार पुनः दर्शकों का धन्यवाद करते हुए वेदवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते संजय जी। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.